हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा ये वीडियो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का पार्ट 22 है। हम लोगों ने अभी तक 21 पार्ट किया है और 21 पार्ट के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसमें करते हैं बहुत ज़्यादा जो सवाल एक्सपेक्टेड हो, आने की संभावना बनी रहेगी, उन सवालों को करेंगे। प्रीवियस ईयर के सवाल इसमें रहते हैं। तो ये जो हमारा सवाल है मिक्स सवाल होता है। इसमें हम लोग पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, करेंट अफेयर हो, सबको डिस्कस करते हैं। हम लोग लगभग 40 प्रश्नों को यहाँ पे करते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले, 67 एग्जाम देने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करेंगे 45 डे जो सीरीज हमारा ये चल रहा है, ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जहां पे भी एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम करेंगे तो ये ऐसा नहीं कि ये सेशन आज के लिए ही, इस 67th एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे सेशन कभी भी एग्जाम हो। करंट अफेयर को अगर हम स्किप कर दे तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। और ये बहुत ही कलेक्शन जो इस सवालों का आप देख पा रहे हैं, हम लोग सीरीज है जो कंटिन्यू डेली नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जो सवाल को कलेक्शन करने में टाइम लगता है। सवालों को उस तरह के सवालों को यहाँ पे हम रखते हैं जो सवाल आपके नज़र से छूट चुका हो, इस तरह के सवालों को रखते हैं। बेसिकली कुछ सवाल होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसमें आप लोगों को आंसर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम उन प्रश्नों को पढ़ने यहाँ पे कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर पाएं। तो क्या होता है, जो भी प्रश्न आता है उस तरह के, तो उससे हम उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, जो मेरा सेशन देखा हुआ एक सेशन, उनको ये चीज पता होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। जो हमारा पहला प्रश्न है, वो हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूल ऑफ मोनेस्टिक लाइफ। देखिए, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें पिछले वीडियो में मैंने अभिधम पिटक, ये सब पिटक के बारे में बात किया, शुद्ध पिटक के बारे में मैंने बात किया था। जो तीनों ग्रंथ है जो त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं बेसिकली, तो मैंने तीनों के बारे में मैंने बात किया था और मैंने बताया था कि जो ये तीनों ग्रंथ उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मोनेस्टिक लाइफ के जीवन के बारे में, जो मठवासी जीवन है, जिसने बुद्ध, जो अपने पता होगा कि बौद्ध संघ की स्थापना होती है और उसमें जो एक तरह से सन्यासी बन के जाते हैं मठवासी जीवन के लिए, तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, वो क्या चीज फॉलो करेंगे, तो वो किस में आपको देखने को मिलता है। तो इस सवाल का उत्तर होगा विनय पिटक में चीज आपको देखने को मिलता है। 3 पिटक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। आपके सामने तीनों पिटक आपके बारे में देखने को मिल रहा है। शुद्ध पिटक में क्या है कि डॉक्ट्रिन है, किस चीज के लिए, तो बुद्धिस्ट कैनन के लिए जो डॉक्ट्रिन है उसके अंदर आपको शुद्ध पिटक के अंदर देखने को मिलेगा। वही अभिधम पिटक की बात करेंगे तो थेरावेदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में मिलेगा, थेरावेदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में मिलेगा। वो कहां पे, तो अभिधम पिटक में आपको देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तीनों पिटक को त्रिपिटक बोलते हैं। और त्रिरत्न के बारे में बात करेंगे तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म में भी आपको देखने को मिलता है और आपको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है और जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। चलते हैं हम लोग आगे सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। कर्नाट वंश आपको पता होना चाहिए, बिहार मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित है ये। और मैंने बताया कि कर्नाट वंश के संस्थापक जो है नन्यादेव है। कौन है? नन्यादेव है। ओके, तो कर्नाट वंश संस्थापक कोई पूछे तो आपको नन्यादेव बताना है। वही अगर हम कर्नाट वंश की बात करेंगे तो संस्थापक नन्यादेव तो है ही, लेकिन अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण इसमें सवाल क्या पूछता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी राजधानी दरभंगा में था। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिमरौनगढ़ और दरभंगा, 2 चीजें। ओके, डेट से कोई मतलब नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर राजा की बात करेंगे तो वो थे हरि सिंह देव। ठीक है, हरि सिंह देव थे सबसे लास्ट ये किंग है कर्नाट वंश के। ओके, इसके समय गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ, उस समय इसको कहने का मतलब है कि इस पे अटैक हुआ। ये समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट स्टार्ट किया, मतलब पंजीकरण प्रबंधन शुरू किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि कीर्ति सिंह और शिव सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा, इनके दरबार में रहते थे। सॉरी, ध्यान रखिएगा, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि जो कि इसके समय में थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने कर्नाट वंश को आपको बताया। कर्नाट वंश में इससे ज्यादा नहीं सवाल आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो भी चीजें मैं बताते जाता हूं उस चीज को आपको नोट डाउन करते जाना है। सवाल नंबर 3 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 3 कह रहा है, बहुत सिंपल सवाल है कि कौन सा ऐसा स्रोत है जो आपको बताता है कि देयर वाज नो स्लेवरी इन द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में किसी तरह के गुलामी के बारे में नहीं बताता है। तो एंशिएंट इंडिया की अगर बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में तो है, अर्थशास्त्र में गुलाम के बारे में है, मुद्रा राक्षस में भी आपको गुलाम के बारे में मिलेगा। लेकिन आप अगर मेगस्थनीज की इंडिका पढ़ेंगे तो मेगस्थनीज का इंडिका क्या बताया है, उसने तो पहले बार समाज को 7 भागों में विभक्त किया और उसने अपने बुक में किसी तरह के गुलामी दास्ता के बारे में नहीं वर्णन किया था। चीजों को सही तरीके से उसने नहीं घूम पाया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब मेगास्थनीज के इंडिका में पटना को पाली ब्रोथा बोला गया और पटना के बारे में बहुत ज्यादा कहने का है कि उसकी भव्यता के ऊपर इन्होंने बहुत जबरदस्त लिखा, किस तरह की सुरक्षा था, किस तरह के महल थे। ओके, तो पाली ब्रोथा के जो पटना के महलों को सूसा और बतना के महलों से कंपेरिजन किया। तो मेगास्थनीज के इंडिका में हमें गुलामी के बारे में नहीं देखने को मिलता, ये एंशिएंट सोर्स है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि बारहमासा की रचना किसने की, या बारहमासा की रचना किसने की थी। तो पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी का एक बुक है जिसमें आपको एक चैप्टर है बारहमासा, जो इसकी रचना किसने की, मलिक मोहम्मद जायसी ने की। इस बात को ध्यान रखिएगा, सारे सवाल कहीं ना कहीं कोई भी स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट वेयर द जवाबित ऑफ मिडाइवल इंडिया। अगर मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो जवाबित क्या था। देखिए, जवाबित अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली उस तरह के राज्य कानून को बात करेंगे जो पूरी तरह से कुरान को अपना संविधान मान रहा है, कुरान के अकॉर्डिंग शासन करेगा, कुरान में जो लिखा वो उसको एकदम हुबहू मानेगा, तो उस तरह के लॉ को बोलेंगे जवाबित। और जवाबित लॉ फिरोज शाह तुगलक और औरंगजेब आपको देखने को मिलेगा। हालांकि शरीयत अलग होता है, शरीयत लॉ की बात करें तो उसके अंदर 4-5 चीजें होते हैं, हदीसा हबीसी सारी चीजें होते हैं, लेकिन यहाँ पे जवाबित पूछा है तो राज्य कानून से संबंधित इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब कुरान को संविधान मान लिया तो वो जवाबित हो गया, उस तरह के राज्य के कानून से संबंधित है, इस बात को आपको याद रखना है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 6 कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एक ब्रह्मा हैज बीन यूज्ड। देखिए, एक ब्रह्मा या अद्वितीय ब्रह्मा या ब्राह्मण के रूप में जो उपयोग किया गया टाइटल, वो किस शासक ने टाइटल लिया था। देखिए, सातवाहन वंश पढ़ेंगे तो गौतम पुत्र सतकर्णी का नाम आपको देखने को मिलेगा, जिसने टाइटल लिया था एक ब्रह्मा, अद्वितीय ब्राह्मण, इस तरह का टाइटल लिया था। तो गौतम पुत्र सतकर्णी, आपको इस बात को ध्यान रखिएगा। गौतम पुत्र सतकर्णी के समय में ही अगर हम बात करेंगे तो जो ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा स्टार्ट होती है सातवाहन वंश के समय, इस बात को आपको याद रखिएगा। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, इस बात को आपको याद रखना है। और अगर हम बात करेंगे सातवाहनों के समय में, तो सातवाहन जो था एक तरह का प्रतिशतात्मक साम्राज्य था। मतलब आप देख सकते हैं क्योंकि उसका जो भी आपका सक्सेसर जो उत्तराधिकारी हुए वो हमेशा पुत्र हुए, लेकिन अपने नाम के साथ हमेशा अपनी माँ के नाम को ऐड किया, तो कहीं ना कहीं महिलाओं पे उनका उस समय स्थिति अच्छी होगी, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो गौतम पुत्र सतकर्णी द राइट आंसर, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसने वेंकटक नगर की स्थापना की और वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की, इस बात को आपको याद रखना है। और ये देखिए, एक ब्राह्मण या आदित्य ब्राह्मण की जो आपको उपाधि है वो नासिक के अभिलेख में आपको देखने को मिलता है। कहां? तो नासिक के अभिलेख में आपको देखने को मिलता है। सवाल नंबर 7 करेंगे। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने किसकी सेना को हराया था, जो ब्रिटिश सेना था, तो कहां पे हराया था। देखिए, अगर हम बात करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हालांकि हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाएगी, अलग बात है, लेकिन जो टीपू सुल्तान भी कहीं ना कहीं पोल्यूर में अगर बात करेंगे, पोल्यूर में टीपू सुल्तान था और वहां पे उसने ब्रिटिश सेना को हराया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने एंग्लो मैसूर वार को इतना बार बताया है कि आपका ऐसे ही याद हो जाएगा। अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री का बाकी है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने तो 2 ही वीडियो करवाया है, अभी तो पूरा मैं करवाऊंगा तब फिर आपको मजा आएगा। देखिए, तीनों आपके सामने है, आपके सामने ये जो एंग्लो मैसूर वार है आप देख सकते हैं। पहला बार में हैदरा और मराठा दोस्त थे, ठीक है, सॉरी, हैदर और मराठा दोस्त बन गए, ओके, और निजाम अंग्रेज को हेल्प करने से मुकर गया और इस तरह से हैदर अली ने इंग्लिश को हराया। पहला कर्नाटिक वॉर, संधि मद्रास, आपने पूछा है क्या? पहला में मद्रास, दूसरा में मंगलौर, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम और चौथा में शिव टीपू सुल्तान की मृत्यु। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आरकोट को सीज कर लिया अंग्रेजों ने, और यहाँ पे टीपू सुल्तान और आयरकुट का यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री हुआ, ठीक है। इस समय जो गवर्नर जनरल है वो वेरलेस्ट, इस समय गवर्नर जनरल, इस बात को यहाँ पे याद रखना है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नवालिस है और लास्ट में देख सकते हैं कि वेलेस्ली है गवर्नर जनरल, ओके। और यहाँ पे आपके वारन हेस्टिंग्स, तीनों गवर्नर जनरल के सामने, ओके, वेरलेस्ट, वारन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली, WHCW, ये आपको याद रखना। तीनों मद्रास की संधि से खत्म हुआ पहला, फिर मैंगलोर की संधि से खत्म हुआ, ओके। मैडमैन मैंने बताया था, मैडमैन, इतना याद रखिएगा। तो तीसरा तो आपको ऐसे याद रखना, मैडमैन है श्री, ओके, इस बात को आपको याद रखना है। तीनों आपके चारों जो आपके एंग्लो मैसूर वार है कंप्लीटेड। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा वाज द ब्रिटिश इन 1756। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, कलकत्ता में जब वो था, तो जब उसको कलकत्ता में मिला सब कुछ व्यापार करने का मिला अनुमति, तो उसने क्या किया कि जो भी, जैसे आप देख सकते हैं कि जो जहां पे वो रहता था, जैसे फैक्ट्री, उसको किलाबंदी करने का काम करने लगा। तो नवाब सिराजदौला उस समय बहुत ही यंग एज का, आप समझ सकते हैं कि वो नवाब था,
बंगाल का, तो उसको क्या लगा कि बड़े पैमाने में ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि करेंगे, क्या उसकी संपूर्णता पर हमला था, या अंग्रेजों से असुरक्षा की बात लगा उसको भारत में, या उसको लगा कि ब्रिटिश बंगाल को कंट्रोल कर लेंगे। देखिए अगर हम बात करेंगे तो उनको लगा कि ये तो मेरी संप्रभुता पर हमला है, भाई इसने हमसे पूछा भी नहीं, फोर्टिफिकेशंस कर रहा है। और इसी के लिए अगर हम बात करेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी जो है कहीं ना कहीं इन चीजों के कारण हुआ। मिस यूज ऑफ दस्तक का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, तो ये सब ऐसे तरीके इस तरह मतलब ऐसे रीजंस हैं जो कि बैटल ऑफ प्लासी कहीं ना कहीं इसके कारण ही हुआ। तो उनकी संप्रभुता पर हमला मींस कि नवाब सिराजउद्दौला को लगा कि हमारे सोवरेनिटी पे अटैक कर रहा है, ये फोर्टिफिकेशंस कर रहा है, इस पे रोका भी, इस चीज को ध्यान रखेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लैक होल की भी घटना आपको जोड़ी जाती है इस चीज से, आपको याद रखना है। सवाल नंबर 9 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 9 कहता है कि प्रायर टू 1813 से पहले की हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा ऐसा मेजर्स जो ब्रिटिश के द्वारा नहीं यूज किया जाता था इंडिया के इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। देखिए इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने की बात करेंगे तो 1813 से पहले पहला बात मोनोपोलाइजिंग था। देखिए आपको पता हो कि 1813 में जो एकाधिकार था वो खत्म हो गया, तो उससे पहले एकाधिकार करके भारत की इकोनॉमी को आर्थिक शोषण कर रहा था भारतीयों का, भारत के रॉ मटेरियल का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। और इंडियन क्राफ्ट्समैन को बोला था कि तुम क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, फिक्स क्वांटिटी में करो और उसको फिक्स प्राइस में बेचो, ये भी था। उसके बाद भारतीय व्यापारी को कहीं ना कहीं मार्केट से हटाया जा रहा था और जो अंग्रेजी व्यापारी थे वो कहीं ना कहीं इस पर प्रभुत्व जमा रहे थे। ये तीनों आपको सही, लेकिन फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है वो नहीं था 1813 से पहले। 1813 के बाद आएगा फ्री ट्रेड पॉलिसी जो कि मुक्त व्यापार नीति बोलेंगे। अब कैसे हम उसको समझते हैं इस चीजों से। देखिए फर्स्ट पेज को बोलते हैं मर्सेंटेलिज्म, ठीक है। इसमें डायरेक्टली भारत के जो रेवेन्यूज हैं ओके उनको लूटने का काम किया अंग्रेजों ने, ठीक है। वो भारतीय सामान को खरीदते थे और इंग्लैंड भेजते थे, फिर वही सामान को इंग्लैंड से बना के लाते थे और भारत में बेचते थे। भारत के पैसा को दोहन, आर्थिक दोहन कर रहे थे और ये फर्स्ट फेज को बोलते हैं मर्सेंटेलिज्म। लेकिन सेकेंड फेज जो है भैया 1813 से 1858 तक, उसमें था कि बहुत सारे रॉ मटेरियल को फ्री ट्रेड के माध्यम से ब्रिटिश में मैन्युफैक्चर करते थे और फिर यहां लाके और मुनाफा कमाते थे। तो सेकंड वाला को बोलते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। समझ रहे बात को, क्योंकि हम समझाएंगे जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या था वो चीजें अलग है। तीसरा फेज है जिसमें फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म की बात करेगा। इसमें था कि ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश कैपिटल कंट्रोल्ड बैंक, फॉरेन ट्रेडिंग फर्म्स एंड मैनेजिंग एजेंसी इन इंडिया, ये सारे जो हैं ब्रिटिश ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। दिस फेज एक्सप्लॉयटेशन वाज कैरी आउट थ्रू रेंज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी ने लाया अंग्रेजों ने, और वो सारे जितने भी आर्थिक नीतियां अंग्रेजों ने लाया वो अपने फायदे के लिए लाया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तीनों आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। फर्स्ट फेज मर्सेंटेलिज्म, सेकंड फेज फ्री ट्रेड एंड थर्ड फेज इज द फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म। ओके सवाल नंबर चलेंगे हम लोग 10 की ओर। 10 नंबर सवाल करता है विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 who of the following was betrayed by the friend, captured and put to death by the British। देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा 1857 के विद्रोह से संबंधित है जिसको मित्र ने धोखा दिया, फ्रेंड ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने पकड़ के मार डाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि गद्दारी किया और उसको इसके कारण अंग्रेजों ने उसको मार डाला, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वो तात्या टोपे के साथ ये कांड हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे या उसकी अगर हम बात करेंगे बचपन का नाम रामचंद्र पांडुराम टोपे था, ठीक है। बचपन का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुराम टोपे। तो ये सवाल पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो नाना साहेब का एसोसिएट था, इस बात को ध्यान रखिएगा। कानपुर से संबंधित इस बात को ये भी याद रखना आपको। और मानसी जो एक नरवर के राजा थे उनके द्वारा इनको पकड़ा दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा एंड आल्सो सेटलिंग एंड डिस्प्यूट विथ महाराजा ऑफ ग्वालियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो राजा नरवार थे उसने ब्रिटिश से नेगोशिएट किया कि हम टोपे को आपको हवाले करेंगे और उसके बदले मेरे जान को बख्श दें, और साथ ही साथ हम लोग जो महाराजा के ग्वालियर के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको भी हम लोग सेटल अप करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तात्या टोपे को गैरिबाल्डी ऑफ इंडिया, 3 सवाल। तात्या टोपे तो धोखा किसने दिया? मान सिंह ने, ओके। और इन्हें गैरिबाल्डी ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनका बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था, इस बात को आपको याद रखें। कानपुर से संबंधित इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। सवाल नंबर चलेंगे भैया 11 की ओर। सवाल नंबर 11 कह रहा है हु सेड दैट इफ गॉड वेयर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज एज अ गॉड एट ऑल। कह रहा है कि अगर भगवान छुआछूत को सहन करते हैं, जो छुआछूत चल रही है समाज में, अगर उसको सहन करते हैं भगवान,
तो मैं ईश्वर के रूप को बिल्कुल नहीं पहचानता। मैं तो कहने का होता है कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ये किसका कथन था? बी आर अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। आप लोग आंसर मारेंगे बी आर अम्बेडकर, बट वो आंसर नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। इस सवाल का उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को बोला था कि अगर भगवान अनटचेबिलिटी को टॉलरेट करते हैं देन हम उनको गॉड की तरह के रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सवाल नंबर 12 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है भाई? Who amongst the following was the founder of Indian Association? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया? देखिए, इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो एस.एन. बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की 1876 में। साथ ही साथ आनंद मोहन बोस भी इसके साथ में थे। कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका था कि पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल एडवांसमेंट लोग के, मतलब जो भी लोग हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें लाई जाए, और लोगों को जो भी इस एसोसिएशन के अंदर जो भी लोग हैं उनको ज़्यादातर एजुकेटेड इंडियन आए, सिविक लीडर्स आए, हर एक कंट्री के हर एक पार्ट से आए। फिर बाद में ये इंडियन जो एसोसिएशन है बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मर्ज कर गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 कह रहा है हु फाउंडेड जस्टिस पार्टी इन 1970? जस्टिस पार्टी की स्थापना 1917 में किसके द्वारा किया गया? देखिए, जस्टिस पार्टी की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर जस्टिस पार्टी की बात करेंगे 1917 में तो इसकी स्थापना किया गया था पी थियागारॉय के द्वारा। किसके द्वारा? पी थियागारॉय के द्वारा। ओके, पी थियागाराय चेट्टी और अलामेलू मंगाई थ्यामरल और टी.एम. नायर, ये तीनों ने जस्टिस पार्टी की स्थापना की 1916 में। ठीक है, तो एक दो नाम याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में हुआ, इस बात को याद रखना है। ओके, और फॉर्मेशन ऑफ जस्टिस पार्टी वाज इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द सेंस दैट इट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ सेवरल एफर्ट टू एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्रेजेंट नन ब्राह्मण। देखिए, जो साउथ वाला रीजन था, मद्रास वाला, वहां पे नन ब्राह्मण्स जो थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी स्थापना की गई जस्टिस पार्टी का। इस बात को ध्यान रखिएगा, और फिर यही जाकर द्रविडियन मूवमेंट में तब्दील होगा। इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। तो जस्टिस पार्टी 1916 में स्थापना किया गया, पी थियागराय, नटेशा मुदलियार के द्वारा, आलामेलू मंगाई के द्वारा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे जो आपको मैं इस सवाल दिखा दूं, यहाँ पे लिखा गया है 16 में, 16, ठीक है, ध्यान रखिए, 17 नहीं 16 में। ओके, सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 14 की ओर। When was the National Council of Education established? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की बात करें 15 अगस्त 1906 को, ठीक है, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। यह नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल के नाम से जाना जाता था। सतीश चंद्र मुखर्जी और बहुत सारे जो बंगाल के जो नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा स्थापना किया गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाए या प्रमोट किया जाए स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। 1906 में, 15 अगस्त 1906, इस बात को आपको याद रखना है। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? Who resigned from the membership of Viceroy Executive Council as a protest against जालियांवाला बाग मैसेकर? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में होगा। इसके लिए हंटर कमीशन बैठेगा अंग्रेजों के द्वारा, फिर उसके बाद तहकीकात कमेटी बैठेगा कांग्रेस के द्वारा इसकी जांच के लिए। बेसिकली डॉक्टर सफेद्दीन किचुल और डॉक्टर सत्यपाल और सफेद्दीन किचुल के गिरफ्तारी को लेके ध्यान रखिएगा कि वो जो जालियांवाला बाग था उसमें मीटिंग हो रहा था और उसमें धुआंधार गोली चली जनरल ओडायर के द्वारा। अब लेकिन देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब ये घटना हुई जालियांवाला बाग, तो महात्मा गांधी ने केसर हिंद का टाइटल लौटा दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया, और जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे एक मेंबर के रूप में, ओके, शंकरन नायर, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। सर शंकरन नायर ने वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दिया, केसर हिंद गांधी जी लौटा दिए, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया। इस बात को आपको याद रखना है। सवाल नंबर 16 कह रहा है हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर स्यूडोनेम्स लाइक दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। ओके, तो दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे पॉइंट, मतलब कहने का तो लाइन लिख के चंपारण की जो किसानों की जो कहीं ना कहीं दुख था या उनकी जो दुर्दशा थी उनको दिखाने का काम किया। ये किसने लिखा?
ओके मतलब ये मतलब किसने उजागर किया इस टाइटल को देके या इस स्लोगन को देके, तो बताइएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस इज द राइट आंसर। समझ रहे बातों को। सब आप देखें पीर मोहम्मद मुनीस की बात करेंगे तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 1916 में स्थापना किया गया इनके द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी 1919 में। ओके, ही हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग, ये अब तो मैंने बता ही दिया। ओके, चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता है क्या हुआ था। ओके, जो 3 कट्ठिया प्रथा था, 20 कट्ठा में अगर 20 एक बीघा है 20 कट्ठा आपके पास है तो 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये हम चलते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड। देखिए, पैरेलल गवर्नमेंट की बात करेंगे, रिपब्लिकन गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो जब ये आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था तो सब लोग कोई बाहर में विदेशों में अपना एक सरकार स्थापित किया जा रहा था, तो उसके द्वारा इनमें एक महेंद्र प्रताप है, ध्यान रखिएगा महेंद्र प्रताप है, इन्होंने विदेश में एक रिपब्लिकन सरकार की स्थापना की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं और प्रेसिडेंट थे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसमें काबुल में 1915 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया करके कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पे सरकार की स्थापना की थी। तो महेंद्र प्रताप सिंह इज द राइट आंसर, सवाल नंबर 17 का उत्तर होगा। सवाल नंबर 18 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधी गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट एज कंसोलेशन प्राइज। महात्मा गांधी जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ उसको एक तरह से कंसोलेशन प्राइज के रूप में बोला, संतावना पुरस्कार के रूप में उस चीज को डिनोट किया कि महात्मा गांधी को जो लाभ मिला, वो जो भी चीजें हैं गांधी में समझौता में, वो एक तरह का संतावना पुरस्कार है, वो इसके किसने बोला था। इस बात ध्यान रखिए, एलेन कैंपबेल, एलेन कैंपबेल का ये कथन है या बोला गया है गांधी इरविन पैक्ट को कंसोलेशन प्राइज के रूप में, संतावना पुरस्कार के रूप में। ओके, तो सवाल कुछ कुछ आपको नए दिखेंगे, लेकिन ये सारे सवाल महत्वपूर्ण, सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा दिया मैंने, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, ये चीज को आपको याद रखना है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। Who was the British Emperor during the Indian Independence? भारत की आजादी के समय में ब्रिटिश इंपेयर कौन था। देखिए, भारत की आजादी के समय ब्रिटिश इंपेयर कौन था, वायसराय कौन था, वर्ल्ड वॉर के समय वायसराय कौन था, उस समय कौन था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो ये सारे चीजें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ फेमस जो बैटल हैं, फेमस जो कोई चीजें हुई हैं, तो उस समय वायसराय, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के महारानी, ये आपको याद रखना, कम से कम इतना आपको याद रखना। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय मीन्स 1947 के समय जो ब्रिटिश के सम्राट थे वो थे जॉर्ज 6। कौन थे? जॉर्ज 6 इज द राइट आंसर। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आप कुछ घटना है पहले कौन हुआ आपको बताना है। देखिए, तो अगर साइमन कमीशन की बात 1928, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें 1930, सूरत स्पिल्ट की बात करें 1907। ओके, तो अब देखिए सूरत अधिवेशन आपको पता है 1907 में हुआ। तो अब आपके सामने है, इसको आपको क्रम में करना है, तो पहले सूरत आएगा, ऑप्शन नंबर इसे डी में है। अब किसी में आपको सूरत दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मिलाएंगे, 1907 के बाद 1930 आएगा, ठीक है, सॉरी 1928 आएगा। फिर क्या आएगा आपका खुदाई खिदमतगार, बीच में आपका खुदाई खिदमतगार आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, तो आपका डी इज द राइट आंसर। ओके, खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेड कुर्ती खुदाई खिदमतगार से संबंधित है, मीन सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है, सर्वेंट ऑफ गॉड एक तरह पश्तून ट्राइब से संबंधित है। खुदाई खिदमतगार की बात करेंगे तो पश्तून मूवमेंट था, पश्तून जो ट्राइब था उससे संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 21 को चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 21 क्या कर रहा है, द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो आपका यूपीएससी की बात करते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, तो उसके जो कहने का मतलब मेंबर है उनको हटाने की काम करेगा आपका राष्ट्रपति। तो वो कौन से आर्टिकल, तो 17 में खतरा, तो आर्टिकल नंबर 317, इस सवाल का उत्तर ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 317 जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को रिमूव करने की बात करता है। 315 तो पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन के लिए और स्टेट के लिए बनाने की बात करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 316 बोलता है कि उनके
ऑफिस मतलब कितने समय तक रहेंगे, टर्म्स की बात करेगा, अपॉइंटमेंट की बात करेगा, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो। 317 में उसके रिमूवल की बात करेगा। 318 पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर, देखिए अब हम बात करेंगे कि जो स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी के कोई चेयरमैन है तो उनको हटाने का काम कौन करेगा। तो ध्यान रखिएगा उनके हटाने का काम गवर्नर नहीं करेगी, इस बात उनको हटाने का जो भी काम करेगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पावर टू मेक रेगुलेशन, ये सारी चीज आपको आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, सारे कुछ सिंपल आर्टिकल्स हैं, लेकिन 317, 315, 316 ये तीनों आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। ओके, ये तीनों महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, इस चीज को आपको याद है। बीपीएससी का चेयरमैन कौन है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द बीपीएससी कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर चलेंगे हम लोग 22 की ओर। Who among the following is a legal advisor of a state government? स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार या राज्य सरकार का वकील कौन है। देखिए अगर केंद्र सरकार की बात करें आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और वही उसमें 89 जोड़ देंगे तो आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार की बात करेंगे तो वो आपका बिहार के कानूनी सलाहकार, ठीक है। बिहार सरकार की तरफ जितना भी केस होगा उन सारे केसेज को ये देखेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी संसद के सदस्य सेशन में भाग लेता है और बोलने का भी अधिकार है, हालांकि वोट देने का अधिकार नहीं है अटॉर्नी जनरल। उसी तरह एडवोकेट जनरल को भी विधानसभा में बोलने का अधिकार है और मतलब कहने का मतलब वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे किसी भी कोर्ट में जो आपकी इंडियन टेरिटरी के अंदर है उसमें ये प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सीएजी तो पता है आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 गिरीशचंद्र मुर्मू। तो एडवोकेट जनरल बिहार के कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैं कमेंट करके बोलता हूँ 4-5 सवाल मैं डेली देता हूँ, तो 4-5 सवाल जो भी हैं उनको कमेंट जरूर किया करिए। मुझे पता चला कि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है या स्किप किया है। जब भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, मत देखिए, कोई जरूरी नहीं है। सवाल नंबर 23 के चलेंगे। सवाल नंबर 23 क्या कहता है, सवाल नंबर 23 कह रहा है भाई कि विच ऑन द फॉलोइंग इंडिकेट द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। देखिए कोपेन क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया है, ओके, मैंने बिहार ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया कोपेन क्लासिफिकेशन पिछला साल। तो कोपेन क्लासिफिकेशन जो है उसमें कुछ ऐसे कोडिंग दिया गया, ए से ये है, बी से ये है, सी से ये है, डी से ये है। तो उसमें ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट को कौन डिनोट करता है। तो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट होता है, सवाना क्लाइमेट उसको बोलते हैं, उसकी बात करेंगे तो वहां पे वर्षा जो है 1000 mm से कम होती है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसको जो डिनोट करते हैं AW से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, AW से डिनोट करते हैं। अच्छा, CWG या CWA की बात करेगा तो ये क्लाइमेट कहाँ का, बिहार का। कहाँ का है ये, बिहार का। ये इस चीज आपको ध्यान रखना है। तो AW इज द राइट आंसर। ओके, मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। जो बिहार की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 24 की। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी, मतलब 10 सालों में जो बढ़ती है डिकेडल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो भारत में कौन से ईयर में सबसे ज्यादा थी। 1991, 81, 71। तो आपको पता होना चाहिए सवाल का उत्तर 1971 में बहुत ही ज्यादा 24.80%, 24.80% की रेट से जनसंख्या 10 साल में बढ़ी थी। और 61 में देख सकते हैं आपको सामने है, और 81, 91 आपके सामने। तो ये सारे याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि जो मैं आपको बताते रहता हूँ कि डिकेडल ग्रोथ सबसे ज्यादा कौन से सेंसस में आपको बताया गया, या सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो आपने देखा था कि पॉपुलेशन गैप जो आपने देखा कि सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलेशन गैप कहां पे देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। द आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड इंडिया नॉर्थ साउथ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। कह रहा है कि ऐसे आइसोथर्म लाइन या समतापी रेखा को बताइए जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को लगभग 2 भागों में बांट देती है जनवरी के महीने में। वो रेखा कौन सी है। देखिए समताप रेखा एक समय एक टेम्परेचर जो होती है, मतलब बहुत जगह एक टेम्परेचर है, तो उस लाइन को जोड़ने वाली रेखा को समतापी रेखा बोलते हैं, क्योंकि लिखा हुआ समतापी, इक्वल टेम्परेचर्स। तो वो रेखा जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस की रेखा। अब 20 डिग्री सेल्सियस की रेखा जो है जनवरी मंथ में आती है और लगभग 2 भागों में बांट देती है। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए आपके सामने है ये रेखा, देखिए ये है, देखिए 20 डिग्री रेखा।
टॉपिक ऑफ कैंसर से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हटते हटते होती है। देखिए लगभग 2 भागों में बांट रहे कि नहीं इंडिया को। तो ये है 20 डिग्री वाला, और इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, 20 डिग्री आइसोथर्मल लाइन, 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्मल लाइन जो है, और ये लगभग नॉर्थ और साउथ इंडिया को बांटती है। इस बात को आपको याद रखना है। सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है? द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ विच इंडिया इज कवर्ड बाई विच टाइप ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल आपने देखा कि अलबियल सॉइल जो है, सबसे जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज्यादा इंडिया में है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये कौन टाइप का सॉइल है? तो ये ज्योग्राफिकल में आप देखिए, ज्योग्राफी पढ़ेगा तो उसमें सॉइल्स की आपको कुछ वैरायटी देखने को मिलेगी, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल, वर्टिसोल्स। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो आपकी भौगोलिक क्षेत्र में जो मिट्टियां हैं, वो मिट्टी है, आपको ध्यान रखिएगा, इंसेप्टिसोल। कौन सा है? इंसेप्टिसोल। ओके, कौन सा है? इंसेप्टिसोल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंसेप्टिसोल इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 27 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग मूव द मोशन ऑफ सेक्रेट सिटिंग सेशन ऑफ असेंबली 1942। 1942 में सेक्रेट सिटिंग सेशन का जो मोशन जो प्रस्तावित किया था विधानसभा में, वो किनके द्वारा किया गया था? एम.एस. अने, जी.बी. मावलंकर, सी.एम. स्टीफेंस या ए. अयंगर। ये सवाल आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, तो मैं बता दूं कि ये सवाल सीडीएस का, ठीक है, ये सवाल सीडीएस का है। अब देखिए ये जो मोशन ऑफ सेक्रेट सिटिंग सेशन की बात करेंगे 1942 के असेंबली में जो लाया गया था, वो लाया गया था एम.एस. अने के द्वारा। एम.एस. अने की अगर हम बात करेंगे तो उनको एक और नाम से जाना जाता है, इस बात में क्या, बापूजी, लोकनायक बापूजी अने। लोकनायक बापूजी अने के नाम से जाने जाते हैं। वो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहे थे 1941 से 44 तक के, और वो गवर्नर ऑफ बिहार भी बने हैं 48 से 52 तक। तो बिहार के अगर संदर्भ में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, तो इस बात ध्यान रखें, 42 में जो सेक्रेट सिटिंग सेशन के लिए जो मोशन लाया था वो एम.एस. अने के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब सवाल नंबर 28 क्या कर रहा है? Which among the following is not correct about the Secretary General of लोकसभा। देखिए लोकसभा का सचिवालय जो होता है, तो जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो तो पहला बात की स्पीकर का एडवाइजर है, सही बात है, अच्छी बात है। करेक्ट कौन सही नहीं है? महासचिव अध्यक्ष के नाम पर अधिकार की तरह कार्य करता है। ओके, जो भी उनको एक सेक्रेटरी जनरल का जो उनको अधिकार है उनके अकॉर्डिंग तो काम करेगा ही। अगर आपके पास कुछ आप पोस्ट पे है, आपके पास जो पावर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो अच्छी बात। अब देखिए महासचिव अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित करता है। अगर कोई भी आप अगर ऑफिस में रहते हैं तो आपको कोई भी आदेश ऑर्डर निकालना होता है किसी ट्रांसफर का कुछ चीज का, तो वो उसके हेड के नाम पे निकालते हैं। तो लोकसभा के अंदर जो भी चीजें निकालना हो तो लोकसभा के अध्यक्ष के नाम पे निकालेंगे, तो महासचिव का काम है ना। अब लोकसभा खुद ऑर्डर बैठ के टाइप तो नहीं कर लिया, लोकसभा खुद तो ऑर्डर बैठ के निकालेगा नहीं, वो अपने सेक्रेटरी को देगा। तो महासचिव अध्यक्ष के नाम पे आदेश पारित करने का काम करता है सेक्रेटरी जनरल। ओके, आपके सामने है कि सेक्रेटरी जनरल वर्क अंडर द स्पीकर विथ डेलीगेटेड अथॉरिटी। अब ये कह रहा है कि जो स्पीकर, जो लोकसभा अध्यक्ष के पास जो पावर है, उस पावर के अकॉर्डिंग क्या काम करता है, उस पावर को क्या इस्तेमाल करता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, उस पे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि सेक्रेटरी जनरल डज नॉट वर्क अंडर द स्पीकर विथ डेलीगेटेड अथॉरिटी। जो स्पीकर के अंदर जो अधिकार, जो स्पीकर के पास पावर, उस पावर के साथ वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपने पावर के साथ काम करे कोई बात नहीं, लेकिन ये तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलेंगे सवाल नंबर 30 की ओर। नॉर्मली देयर विल बी नॉट बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन, देखिए मांग वक्र में कोई बदलाव नहीं होगा। शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, देखिए डिमांड कर्व की बात करेंगे। देखिए ये क्या है, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, अगर डिमांड कर्व के अलोंग अगर हम बात करते हैं, अगर प्राइस चेंज होगा, कोई वस्तु का प्राइस चेंज होगा तो उसकी डिमांड जो है वो मूवमेंट अलोंग द कर्व, ध्यान रखिए क्या मैं बोल रहा हूं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कब? जब प्राइस चेंज होगा तब। लेकिन यहां बोला शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या लेफ्ट में चला जाए या राइट में, ये जो लाइन है ना इससे अलग लाइन बन जाए, यहां पे बन जाए, यहां बन जाए, मींस कहने का मतलब है कि ये कब होगा? तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कब होगा? चेंज इन द फैक्टर अदर देन द प्राइस, मतलब पैसा, मतलब कि कोई वस्तु है 20 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है 20 रुपए किलो बिक रहा है, 100 केजी इसका अभी प्रोडक्शन है, जो भी चीजें हैं, ठीक है 20 रुपए 100 केजी। अब वस्तु का दाम अभी भी 20 रुपए केजी ही है और अभी भी इसका 100 या 120 केजी डिमांड या कम गया बढ़ गया, जो भी चीजें हो, अदर फैक्टर, तो पैसा अगर
वस्तु की जो दाम है, वस्तु का जो प्राइस है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, फिर भी वस्तु के डिमांड में परिवर्तन हो, तो उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व जो है लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन वस्तु के दाम के साथ अगर परिवर्तन हो, वस्तु का दाम घटा तो परिवर्तन हो गया, जो आप क्लाउड डिमांड जानते हैं, तो वो होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या होता है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, दो चीज आपको कम हो गया। तो क्या वस्तु का दाम कमेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मांग वर्ग के, क्योंकि सीधे सीधे लिखा है कि डिमांड कर्व में शिफ्ट कब होगा? जब वस्तु के दाम को छोड़ के कोई और चीज पे, जैसे कि आपके पास ज्यादा पैसा इनकम हो जाएगा तो आप ज्यादा चीज खरीदेंगे। मान लेते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगा। मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का सीजन है जो उस तरह को उस वस्तु का ज्यादा उस समय यूज होता है तो उसमें डिमांड बढ़ेगा, तो वस्तु का दाम वही रहेगा। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स जब होगा तो ये काम करेगा किसमें? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो ये देखिए क्या कर रहा है कि कंज्यूमर वांट टू बाय मोर एट एनी प्राइस, तो ये अलग चीज है। एवरेज इनकम बढ़ेगा किसी वस्तु का, पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगा, तो ये सारे तो शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये शिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो वस्तु का दाम बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिमांड कर्व के लॉन्ग अप जाएंगे लेकिन शिफ्ट नहीं हो पाएगा। सवाल नंबर 31 की बात करेंगे। देखिए हमने लिखा है कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात करेगा तो वस्तु का दाम चेंज होगा, लेकिन शिफ्ट बात करेगा तो वस्तु का दाम चेंज नहीं होगा, कोई अदर फैक्टर चेंज होगा। ओके, 11 का ये सवाल था, 11 का इकोनॉमिक्स का सवाल है। ए मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, इन्फिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी इंडिविजुअल फर्म एंड नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। कह रहा है कि बहुत सारे खरीदार है, बहुत सारे बेचने वाले हैं एक तरह की वस्तु। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल है, एक मार्केट है जहां पे एक ही कंपनी का मोबाइल बिक रहा, बहुत सारे दुकान है, समझ रहे बात को, बहुत सारे दुकान है, बहुत इसका डिमांड भी इस मोबाइल का है, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा फर्म नहीं है जिस इसके मोबाइल के प्राइस पे कहीं ना कहीं फिक्स कर रहा है, सब जैसे मैंने वैसे बेचा। तो इस तरह के मार्केट को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ओके, और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, इलास्टिसिटी ज्यादा, इनफिनाइट इलास्टिसिटी है, मतलब कहने का मतलब एकदम अनंत लोच है। ओके, तो इस तरह के मार्केट को बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे। अब आपके सामने है ओलिगोपोली। देखिए परफेक्ट कंपटीशन तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब है ओलिगोपोली। ओलिगो देखो, ओलिगो मतलब होता ही अल्प, मींस कम होता है, ठीक है। तो ओलिगोपोली की बात करेंगे तो कुछ ऐसे बड़े बड़े सेलर्स होते हैं, छोटे मतलब कहने का है बहुत बड़े बड़े सेलर, लेकिन बहुत ही 4-5 ऐसे सेलर हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे, जिसमें कह रहा है कि व्हेन एन इंडस्ट्री हैज मेनी फर्म ऑफरिंग प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर। देखिए कह रहा है कि एक ही तरह के प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा अगर ऑफर किया जा रहा है एक इंडस्ट्री में तो बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक ही तरह के प्रोडक्ट के ऊपर मार हो रहा है। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या बोलता है कि जो परफेक्ट मार्केट के अपोजिट हो, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया। तो परफेक्ट कंपटीशन तो आपने समझ लिया कि ज्यादा सेलर होगा, ज्यादा बायर होगा, किसी तरह का इलास्टिसिटी है वो इन्फिनाइट होगा, तो वो हो जाएगा आपका परफेक्ट कंपटीशन। सवाल नंबर 32 कहता है क्लाइमेक्स माइन जो मोलिबेंडम का प्रोड्यूसर है वो कहां पे, आपको ये जो आपका माइन जो है ये कहां स्थित है? तो मोलिबेंडम का ये उत्पादक करता है क्लाइमेक्स माइन जो है ये आपको देखने को मिलेगा यूएसए में, यूएसए के कोलोराडो में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मोलिबेंडम भंडार है खनिज का, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ से शिपमेंट 1915 में स्टार्ट हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन मोलिबेंडम का जो आपका सिंबल है वो एमओ है और इसका एटॉमिक नंबर 42 है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 33वां सवाल कर रहा है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी माउंट वीडियो किस रिवर पे सिचुएटेड है, किस रिवर के अक्रॉस? देखिए माउंट वीडियो और ब्यूनस आयर्स की बात करेंगे, अर्जेंटीना की बात करें तो वहां पर एक रिवर है, रिवर पैलेट। ठीक है, कौन सा रिवर है? रिवर पैलेट। ओके, ऑर्निको नदी कहां है? वेनेजुएला में है। ऑर्निको नदी की सहायक नदी कैरो नदी, और यहाँ पे कौन सा है? एंजिल फॉल। कौन है? एंजिल जलप्रपात। तो ऑर्निको तो होगा नहीं, सॉरी ऑर्निको तो होगा नहीं। ओके, अब देखिए तो रिवर प्लेट, देखिए रिवर प्लेट आपको यहाँ पे है, देख रहे हैं ये रिवर प्लेट है। ये देखिए ब्यूनस आयर्स है। ओके, ब्यूनस आयर्स आपको देखने को मिलेगा। और इधर देखिए कि कौन है? माउंट वीडियो। तो माउंट वीडियो उरुग्वे में है और ब्यूनस आयर्स आपका अर्जेंटीना में है। बीच में नदी है रिवर डी प्लेटा, मींस प्लेटा नदी है। ओके, समझ गए बात को। अर्जेंटीना को पंपास का हृदय बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में है।
अटकामा स्थल कहाँ है? चिली में है। ओके, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, यहां देख सकते हैं कि साओ पालो बंदरगाह की बात करेगा, विश्व का कहवा बंदरगाह जिसको बोलते हैं, सेंटोस की बात करेगा। ओके, कहवा मंडी बोलते हैं, तो ये आपके सामने है। ओके, तो ये आप दिख पा रहा होगा जो मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में। ओके, और ये कैंपोज घास का मैदान ब्राजील में है। ओके, तो ये सारी चीज आपको याद रखना है, जो मैं बार बार बताता हूँ आपको, बहुत बार मैं करवा चुका हूँ। अफ्रीका, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो मैंने मल्टीपल टाइम बताया है, तो आपको ये मैप तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम 7-8 वीडियो आपको दूं मैप का, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर 7-8 वीडियो में बना दूंगा 20 मिनट का, तो आई थिंक ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलते हैं आगे। 34 नंबर सवाल कर रहा है कि प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी जो है, स्वच्छात्मक लोकतंत्र के संबंध में कौन सही नहीं है। देखिए, स्वच्छात्मक लोकतंत्र की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है। ये बोल रहा है कि जो सिटीजन्स हैं, वो जो नागरिक है, वो डेमोक्रेसी में भाग ले। अच्छी बात है, सही है। सिटीजन्स मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द गवर्नमेंटल इंक्रोचमेंट, जो सरकार की जो अतिक्रमण है, सरकार आप मतलब दबाव न डाले, इस तरह की चीजों को जो उनके नागरिक है उनमें सक्षम होने चाहिए बचने से। कंपेटिबल विथ लेसेज फेयर कैपिटलिज्म। देखिए, लेसेज फेयर मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री हो या मार्केट हो, उसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरफेयर नहीं, इकोनॉमी में, उस देश की इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ कैपिटलिज्म इज कॉल्ड लेसेज फेयर कैपिटलिज्म। ओके, कह रहा है पॉलिटिकल इक्विटी इज अंडरस्टूड इन द फॉर्मल टर्म एज इक्वल वोटिंग राइट। वही है कि जो समान मताधिकार के रूप में समझा जा सकता है, जो है ना कि राजनीतिक समानता की बात करें तो समान अगर मताधिकार होगा तो वो सही है। हाँ, ये तीनों ए, बी एंड डी इज सही है। इसमें प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का लक्षण है, लेकिन लेसेज फेयर क्या बात नहीं करता है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी में आपको सामने दिखा दूं, ये कुछ बेसिक फीचर है। जॉन लॉक जॉन लॉक ने प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में बताया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपको सामने है, इसको आपको वीडियो पॉज करिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 35 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको पता होगा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उस पे कौन सा देश स्थित नहीं है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, टॉपिक ऑफ ध्यान रखिएगा, अगर इक्वेटर बात करेंगे, इक्वेटर पर कौन कौन सा देश है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। जी के, ओके, जू, सॉरी एक सेकेंड, यहां पे मैं लिख दूं फिर से, जी के, जू, किसो, ओके, SBI याद होगा। गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया। तो ये आपको तो 0 डिग्री पे इक्वेटर पर है, लेकिन आपको पूछा है कि भैया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मकर रेखा पे, तो आपको देखिए मकर रेखा पे कौन कौन से स्थित है कंट्री में आपको बता दूं, इसमें उरुग्वे नहीं होगा। सर बात को अब कौन को 10 कंट्री हैं, 3 कॉन्टिनेंट है और 3 वाटर बॉडीज आपके उरुग्वे मींस की टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे स्थित है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको मैं दिखा दूं, ये साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना, ब्राजील और ध्यान रखिएगा चिली और पराग्वे स्थित है। देखिए, अब मैंने इक्वेटर पे मैंने एक चौर में था इकोबरा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये तीनों साउथ अमेरिका के देश हैं जो कि इक्वेटर में। इकोबरा, जी के जो किसो याद रखिएगा, पूरा 0 डिग्री कंप्लीट। देखिए, साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना है, ब्राजील है, चिली है, पराग्वे है, उरुग्वे नहीं है, खत्म। अफ्रीका के नाम्बिया है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है और मेडागास्कर है। ऑस्ट्रेलिया का केवल ऑस्ट्रेलिया आपको दिखने को मिलेगा। तो ये आपके सामने है, आपके टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको दिख रहा है, सारा आपके सामने है। तो एक बार पूरा मैप निकालिएगा एटलस और उसमें सब कुछ देख लीजिएगा, ये सारे कंट्री आपके सामने दिख रहे हैं। ओके, ब्राजील से 0 डिग्री भी है, ब्राजील से आपको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है। आगे चलते हैं हम लोग। इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज डिस्क्राइब एज वन स्टेट मेनी वर्ड। कह रहा है कि अगर हम बात करेंगे पर्यटन के क्षेत्र में, तो किस राज्य को एक राज्य अनेक विषयों के रूप में वर्णित किया। तो एक राज्य अनेक रूप राज्य के विषय में जो वर्णित है वो है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। इस बात को आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है जो डबल जेओपार्डी मींस दोहरी दंड की बात करेगा। एक आदमी को बार बार सजा ना मिले, एक केस के लिए उसको एक ही सजा मिले, तो डबल जेओपार्डी से कौन बचाता है किसी कैदी को? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 20 क्या बोलता है? अपराध के बारे में। अपराध मैंने क्या, आर्टिकल 19 क्या कहता है?
बोलने का अधिकार, बोलिएगा तो कुछ कुछ गलती होगा, अपराध हो जाएगा। ठीक है, अपराध होगा, क्या अपराध किया आपने, किसी का जीवन लिया, तो जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें आर्टिकल 21, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आर्टिकल बात करता है आप जीवन लीजिए किसी का तो क्या होगा, गिरफ्तार होगा, तो गिरफ्तारी की संरक्षण जो है आपका 22 में, 19, 20, 21, 22 आपको सारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए। ओके, तो इस तरह से आपको आर्टिकल्स याद करते आना। तो आर्टिकल नंबर 20 कह रहा है इस बात को, इसको आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 20 है जो डबल जेओपार्डी से आपको बचाता है। डबल जेओपार्डी ही नहीं, एक्स पोस्ट फैक्टो जो होता है लेजिस्लेशन, मतलब जो आपने अगर कोई भी आदमी अगर कोई भी गलती काम किया, मीन्स कोई भी तरह का उसने कांड किया है और ठीक है, और वो लॉ बनने से पहले कांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर आज इसने किसी का मान लेते कोई पैसा चुरा लिया, 1 लाख, बैंक लूट लिया, ठीक है, किसी ने बैंक लूट लिया, मैं आपको बता दूं, किसी ने बैंक लूट लिया और बैंक लूटने का सजा 1 साल है। अब सरकार बना देगी, आज इसने बैंक 2012 में लूटा और 2014 में बनेगी लॉ कि बैंक लूटने का सजा 5 साल होगा, तो इस तरह से चीजों को बचाता है। नहीं, उसने 2012 में जो नियम था उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। ओके, इम्यूनिटी फ्रॉम द सेल्फ डिस्क्रिप्शन, सॉरी सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, मतलब कि खुद के प्रति, मतलब इसको जबरदस्ती आप गवाही नहीं दिवा सकते कि हमने किया है, तो कि जबरदस्ती नहीं कर सकती है। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 20 में डबल जेओपार्डी और इन सारे चीजों का आपके बारे में चर्चा मिलता है। ओके, आर्टिकल नंबर सवाल नंबर 38 की बात करते हैं। Which North American country was recently declared malaria free by WHO? WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया एल सल्वाडोर को। एल सल्वाडोर, होंडुरास, बेलिज, मोपान आपको कहाँ पे दिखता है, मैक्सिको के नीचे। कहाँ दिखता है, मैक्सिको के नीचे, वहां पे आपको मैक्सिको खाड़ी देखने को मिलेगा आप अगर आप नॉर्थ अमेरिका घूम रहे हैं तो मैप में। तो एल सल्वाडोर इज द राइट आंसर, एल सल्वाडोर इज द राइट आंसर। 38 नंबर सवाल का उत्तर होगा। 39 नंबर सवाल का था कि 70वां रिजर्वर स्कीम जो है बिहार सरकार के द्वारा अभी हाल में ही उसको रिस्टार्ट किया गया। ये स्कीम में 9 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था, मुंगेर का था, राबड़ी देवी के समय में 2004 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर ये बंद हो गया था। अब फिर से इसको रिस्टार्ट किया जा रहा है। 70वां जलाशय योजना, वहाँ पे जितने भी एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं कृषि में हेल्प करेगा एक तरह का। ये जितने भी पहाड़ से जो जितने भी पानी आएंगे उसको स्टोर करने का काम करेगा। 70वां जलाशय योजना जो है वो मुंगेर से संबंधित है, इस बात को आपको याद रखना है। 40 नंबर सवाल कर रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन मशरूम प्रोडक्शन। मशरूम उत्पादन में बिहार का क्या रैंक है। जो मशरूम डायरेक्टरेट है सोलान, जो हिमाचल प्रदेश में सोलान है, वहां पे मशरूम डायरेक्टरेट है, निदेशालय है, उसके अकॉर्डिंग उसने रिपोर्ट जारी किया। उसमें जो रैंक ऑफ बिहार है मशरूम उत्पादन में, वो 3रा नंबर पर बिहार आता है मशरूम उत्पादन में। ठीक है, 41 नंबर सवाल कर रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। ये जो परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो उसको क्षमता को 22,480 मेगावाट तक के टारगेट रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो टारगेट 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हम लोगों ने किया 41 सवाल और हम लोगों ने बहुत से तरीके से चीजों को समझा, हर एक चीजों कंसेप्ट को क्लियर किया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरे 41 सवाल आपके लिए बहुत ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फ्रूटफुल है। सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। आप 1.5 का स्पीड करिए, 2 का स्पीड करिए, लेकिन आप वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। अगर नॉर्मल स्पीड में देखेंगे तो देन आपको बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए मिलेंगे कल आपको। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि थोड़ा रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। थोड़ा सा मैं करूंगा कि रेगुलर आपको वीडियो कम से कम डेली एक वीडियो मिले, या चाहे साइंस का मिले, लेकिन मैं एक आपको कर दूं कि कल आपको मॉर्निंग में आपको साइंस का वीडियो जरूर मिलेगा कंफर्म। साइंस का लेक्चर नंबर 6 जरूर मिलेगा। और मैं ये करूंगा कि आपको कल आपको ये जो मिक्स जो आप ये सवाल जो ये देख रहे हैं 40 सवाल वाला मिक्स जीएस वाला, वो भी आपको शाम को कल मिले। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रेगुलर करूंगा, अभी जल्दी खत्म भी करना है क्योंकि मुझे और भी चीज़ें आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाना है। कुछ स्पेशल क्लासेज आपको लेने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास हो गया, पूरा MCQ हो गया, 5-5, 6 घंटे का सेशन, तो वो भी आपको करवाने हैं। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप लोग नए होंगे तब, और लाइक जरूर किया करिए हर एक वीडियो पे, कमेंट जरूर किया करिए, जो मैं आपको सवाल पूछता हूँ उसको जरूर कमेंट किया करिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।